हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग जाति, धर्म और लैंगिक जो मसले हैं हम उस पर आपका विचार कर रहे थे। इन आपका लैंगिक मसलों में हम लोग इस चैप्टर को आपका देख चुके हैं। 11 नंबर पेज तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे लैंगिक मसलों को हम लोग समानता स्थापित कर सकते हैं, धर्म क्या है, इन सब चीजों के लेकर हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से अपने इस लेक्चर में आपका बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने घर जाकर लेक्चर को आपका घर एक बार अवश्य रिवीजन किया होगा और उस रिवीजन के दौरान कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को आप हमसे पूछ सकते हैं सीधा। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछिए। बच्चों, किसी का कोई प्रश्न है? जैसा मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चियां अब आपका बैठी हुई हैं पीछे, आगे आके बैठ जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग आपका देख रहे थे इसमें इसमें जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे थे जाति, धर्म, राजनीति और लैंगिक जो आपके मसले हैं, इन मसलों को हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हमने इसका जो आपका परिचय था, हम लोगों ने आपका परिचय पढ़ा और परिचय को आपका पढ़ने के बाद एक एक करके हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको देखा और पढ़ा। लैंगिक जो आपके मसले और जो आपकी राजनीति है इसको पढ़ा। निजी और जो आपका सार्वजनिक जो आपका विभाजन है, उस सारे विभाजन की जो स्थिति है, उस सारे विभाजन की स्थिति को हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख लिया था। और साथ ही में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इसी लेक्चर के अंदर कुछ आपका तुलनात्मक पॉइंट थे उनको देखा और राजनीति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व को लेकर हम लोग आपकी बात कर रहे थे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा होगा। इसके विषय में हम लोगों ने आपका इस लेक्चर में आपसे बात की थी बच्चों। क्लियर है? ध्यान देना है इतना। फिर हमने धर्म, सांप्रदायिकता और आपका राजनीति की क्या चीजें हैं उसको हमने इसके अंतर्गत देखा। फिर हमने देखा कि सांप्रदायिकता क्या है और ये आपका कब शुरू होती है, क्या स्थिति है सांप्रदायिकता की, हमने इस लेक्चर के माध्यम से उसको जानने का आपका प्रयास किया, जानने का हमने कोशिश की। और फिर हमने देखा कि धर्म निरपेक्षता का शासन कि क्या है, इस शासन को हमने सीखने की या पढ़ने की कोशिश की है। दूसरा है जाति और आपका राजनीति। आज हम लोग यहाँ से अपने लेक्चर को शुरू करेंगे कि जाति और राजनीति में क्या विभाजन है, किस प्रकार की चीजें हैं और कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इनको। इसी मसले पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, इन सारी खास आपकी चीजों में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम लोग सारे मिलकर इन चीजों को सीखते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी हैं। इनमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह। कह रहे हमने दोनों अभिव्यक्ति यानी कि दोनों स्थितियों को हमने इसमें देखा है। एक है जो आपके पॉजिटिव है, जो हमको प्रॉफिटेबल होगी, एक है जो आपके निगेटिव, जो हमको क्या होगी, लॉस मेकर होगी। तो अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें, इसके सकारात्मक और आपका नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। कह रहे अगर हम लोग आपकी चर्चा करते हैं राजनीति और जाति की, तो इसके सकारात्मक भी आपको पहलू मिलेंगे और इसके आपके नकारात्मक भी जो पहलू हैं वो भी हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्या देखते हैं, जातिगत असमानताएं कि जाति में कौन सी असमानताएं हैं उनको हम बात करेंगे। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। कह रहे कि दुनिया भर में क्या है, आपका लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन आपको मिलेगा। कहीं आपको लैंगिक समानता आपको नहीं दिखाई देगी। आप लोग जितनी भी आपके मुस्लिम कंट्रियां हैं आप उनको देखिए, वहाँ की महिलाओं को आपका पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलता, जबकि हमारे देश में महिलाओं को सेम पुरुषों के समान अधिकार है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन है। ठीक है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। और कह रहे हैं जो हम जाति की बात कर रहे हैं
ये विभाजन केवल आपको कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? ये केवल भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कास्ट में जो आपका विभाजन, जो आपका डिवाइडेंट होगा, वो कहाँ है? केवल पूरे वर्ल्ड में। ऐसा मान लीजिए कि इंडिया में ही है। सभी समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह के श्रम का विभाजन मौजूद होता है, कि कोई ना कोई डिफरेंस उनको मिलेगा और किसी न तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर समाजों में पेश परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है, और कह रहे ये जो आपका पेशा है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में एंटर कर लेता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। जातिवादी क्या है इसका? अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाज में मौजूद असमानताओं से एक खास अर्थ भी भिन्न है। इसमें पेशे से वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग या मिलते जुलते पेशों के हों तो साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। अगर वो एक जैसे मिलते जुलते हैं तो हम उनको क्या मान सकते हैं कि अलग है, ये एक सामाजिक रूप में उसको काउंट कर सकते हैं। इसमें आसपास में ही बेटी रोटी आदि शादी खान पान का संबंध रहता है। अन्य जातु समूह में उनके बच्चे तो न सिर्फ शादी कर सकते हैं, न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पंगत में बैठकर दूसरी जाति के भोजन के लोग कर सकते हैं। देखिए, कास्ट व्यवस्था इतनी आपकी जटिल है कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में हम लोग शादी नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद कास्ट के साथ आप उस परिवार के साथ जो आपका सामुदायिक जो आयोजन होते हैं, जैसे कि भंडारा हो गया, शादी ब्याह या धार्मिक अनुष्ठान है, आप उस समय बैठ के उनके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, जातिगत चीजें होती हैं। ठीक है, उच्च कुल निम्न कुल, हम बड़े तुम छोटे, इस तरह की विचारधाराएं आपकी प्रचलित है। ठीक है, ये सब आपको देखना होगा। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण आपका पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पंगतों में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ बैठ के वो आपका खाना भी नहीं खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी वर्ण व्यवस्था की, कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो आपका वर्ण व्यवस्था जो आपको दिखाई देगी, जो वैदिक काल से बाद में आपका निकली थी। वैदिक काल में आप लोग देखेंगे 9वें मंडल में इसकी चर्चा करी गई है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी कि क्षत्रिय, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। अन्य जाति समूह भेदभाव उन्हें अपने ही अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अतंजय जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, यानी कि कुछ ऐसी जाति थी जिनको लोग आपका छूते तक नहीं थे। आज जो छुआछात का था व्यवहार किया जाता था, लोग उनको टच नहीं करते थे। इसकी चर्चा में हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायरकर जैसे राजनेताओं और सामाजिक सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की कि हमें क्या करना, इससे मुक्त आपकी समाज व्यवस्था बनानी है, जिससे क्या हो सके, ये सब जातिगत जो आपकी चीजें हो रही हैं ये आपकी दूर हो सके। यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे नेता राजनेता रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि आपकी सामाजिक जो आपके रूढ़िवादी हो, ये की जो आपकी व्यवस्था है, ये कोई भी व्यवस्था ऐसी बनी रहे या ये चीजें हों। तो इन्होंने प्रयास किए। अब देखिए, जातिगत, अब मान लीजिए हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी कास्टों को रखा गया है, बहुत सारी जाति उसमें है। जातियों के कुछ आपसी मसले हैं, फिर उनमें सामाजिक उनका टकराव और तिरस्कार आपका देखने के लिए मिलता है कि आपका इंटरकास्ट जो कास्ट जो आपके मैरिज है वो नहीं कर सकते, एक साथ खाना नहीं खा सकते, किसी के धार्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकते, छोटा बड़ा इस तरह का गांव में, शहर में या हमारे समाज परिवेश में हमें कई बार हिंसा, आपका गतिरोध भी आपका फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आपका दिखाई देती हैं और इस पे आपका पहचान करनी पड़ती है। तो हमें इन सब चीजों की जानकारी और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम इसी में
मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको आपका बॉक्स मिला है और एक एडिशनल जानकारी है, इसको पढ़ लेते हैं कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता देखते हैं कि कैसी है। विविधता का मतलब आप थोड़ा समझिए, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपका पॉलिटी में सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन प्रथम में सबसे पहला चैप्टर ही आपका विविधता है। क्लियर है? कक्षा 6 में देखिए, भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों के बारे में सूचना जुटाते हैं। धर्म समेत सभी भाषाओं के बारे में जो लोग कुछ बताते हैं ठीक वैसे ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या वो किसी धर्म को नहीं मानता है तो फार्म में भी उसे वैसा ही दर्ज कर लिया जाता है। इसी कारण देश के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। दिए गए पाई चार्ट में देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय की आबादी का अनुपात का पता चलता है। अब समझिए इस लाइन का इतना क्या मतलब है, इस पैराग्राफ का। ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करती है, भारत सरकार हर 10 साल में क्या कराती है, आपकी जनगणना कराती है। और जनगणना के आदमी क्या करते हैं, घर घर जाकर आपकी सूचनाएं आपके जुटाते हैं और आपके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए जनगणना आपकी होनी है, अब आपकी जनगणना आनी है, वो लोग आपके पास आएंगे घर तक। अब देखिए जनगणना कौन करता है, जो हमारे स्कूल के प्राइमरी के टीचर होते हैं या माध्यमिक के टीचर होते हैं इंटर कॉलेज के, वो हमारे घर तक आते हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा पता होता है। वो आपके घर में पहुंचेंगे, घर के मुखिया का नाम लिखेंगे, टोटल आपके मेंबर लिखेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 6 साल से कम के हैं, उनका नाम लिखेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं, कौन कौन से साधन आपके घर में हैं, किस धर्म को मानते हो, किस जाति से संबंधित हो, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार में हैं। इन सब चीजों का स्पष्ट जानकारी वो आपसे लेते हैं। ऐसे पूरी गांव की जानकारी जुटा करके वो लोग आपका ब्लॉक या तहसील में जमा करते हैं, फिर तहसील के माध्यम से आपका जिले में जाती है, जिले के माध्यम से आपका प्रदेश में जाती है और प्रदेश से वो आपका राष्ट्र में जाती है। और इस तरह से वहाँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के बाद ये जनगणना विभाग उसको कंबाइन करते हैं और फिर क्या करते हैं, जनगणना को रिलीज करते हैं कि उत्तराखंड में इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने पारसी हैं, इतने सिख हैं, ठीक है, इतने % आपकी फीमेल है, इतना % मेल है, इतनी पुरुष की संख्या है, इतनी महिलाओं की संख्या है, ये इतने बच्चे हैं, ये लोग 35 साल से कम के हैं, ये 60 साल से ज्यादा के हैं, इतने बच्चे हैं, इस तरह से इनका एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट ये है, महिलाओं का ये है, पुरुषों का ये है। इस तरह की सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो वो केवल आपका जनगणना का ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी आपकी जुटाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। इन सब चीजों पर आपको एक एक करके गौर करके विचार करना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। अब देखिए, तो इतना आपको पता लग गया, ठीक। इसी से हम लोग धर्म की आबादी निकालते हैं। अब देखिए, जो बात कर रहे थे डाटा की, सूचना की, इस पर देखिए, ये 2011 की जनगणना है, 2021 में होनी थी, अब 22 में उसका हो गई है, अब इसका डाटा आएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि 79.8 ये कितने हैं, ये हिंदू हैं, और 14.2 ये आपके मुसलमान हैं, ईसाई हैं 2.3, सिख हैं 1.7, जैन हैं 0.4%, बौद्ध हैं 0.7%। अन्य का धर्म कोई और मानता हो, जैसे कोई एक और धर्म, मतलब कोई भी, बहुत सारे धर्म आपके प्रचलित हैं, उसको मानता हो, जैसे कि एक और होते हैं धर्म, आपको जैन होते हैं, फारसी होते हैं, ओबीसी में फारसी अलग होते हैं, और आपका जो मैं नाम ध्यान नहीं रहा, बता दूंगा, वो धर्म के लोग, तो ऐसे का नंबर 0.7% है। जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, माइनस में है ये नंबर, मतलब सॉरी, ये आपका 0.2% लोग हैं। ये स्रोत है जनगणना 2011 का। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं
कि टोटल आबादी में इतना हिंदू है, इतना मुस्लिम है, इतना सिख है, इतना जैन है, इतना बौद्ध है, इतना पारसी है, क्लियर है, या इतना कोई और धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, जो अन्य धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पता लगता है। आगे देखते हैं। आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा बदलता है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। ये ऐसे धर्म है जो जिनकी संख्या बढ़ी है और इनकी घटी है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमान का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदायों को पीछे छोड़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति का नाम कहा गया है, के आंकलन में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 साल में यह 3 से 4% रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक में धार्मिक समुदाय का अनुपात में कोई उलटफेर नहीं होने वाला है। अब देखिए, ये ध्यान रखना कि जनगणना से लेकर एक प्रधानमंत्री ने समिति बनाई थी, उस समिति का नाम क्या है, तो पता होना चाहिए कि सच्चर समिति है। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेगा, आपको याद होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से कौन सी है, सच्चर समिति, ठीक। अब देखिए, यही बात प्रमुख जातियों के रूप में लागू होती है कि जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। देखिए, हम लोग ये भी कास्ट करते हैं कि कौन लोग कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। हमारी जनसंख्या में हम लोग इसका भी काउंटिंग करते हैं। इन 2 बड़े समूहों में ऐसे सैकड़ों जाति और आदिवासी समूह हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची दर्ज है। कैसी हैं, गवर्नमेंट जो आपका शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन भी है। इस चलते के नाम अनुसूचित शब्द लगाया गया। अनुसूचित जाति में जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता है, वे हिंदू जाति से आती हैं, जिन्हें हिंदू समाज व्यवस्था में अछूत माना जाता है। दलित कौन लोग हैं? दलित हैं जो आपके पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक मूल धारा से पिछड़ गए हैं, हिंदू जातियों से संबंधित हैं, और हिंदू व्यवस्था ने इन्हें क्या माना है, अछूत की अनटचेबिलिटी वाले लोग हैं। तो इनको सामाजिक उत्थान देने के लिए, इनको आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक नया शेड्यूल बनाया है और उसको बोला है अनुसूचित जातियां, डिप्रेस क्लास उनको बताया है। इन जातियों के भेदभाव किए हैं, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। पहले समाज की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों में जिनमें आमतौर पर आदिवासी कहा गया, वे समुदाय जो अनामुड़ी पहाड़ी या जंगलों के इलाकों में रहते थे और जिनका बाकी समाज में ज्यादा मेलजोल नहीं था। अब देखिए, एक तो आपने अनुसूचित जाति समझ ली, एक है अनुसूचित जनजाति, यानी कि ऐसे लोग जो आपके समाज की मूल धारा से अलग थे, जो आपका जंगलों में रहकर अपना जीवन गुजारते थे, जिनको हम आदिवासी लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल कास्ट। आपका ट्राइबल में हम उनको ऐड करते हैं, उनको एसटी हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, उनको वहां रखा जाता है। ये समुदाय शामिल है और हमने पता लगा कि ये समुदाय कैसे हैं, इसमें सब ऐड है। 2011 में देश की आबादी अनुसूचित जाति का हिस्सा 16.6% था, यानी कि टोटल देश में शेड्यूल कास्ट कितनी थी, 16.6%, और अनुसूचित जनजाति कितना था, 8.6% थी। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर जनसंख्या का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, जो समाज में आज भी उस मूल जो भूल विचारधारा है उसको आपको ट्रैवल नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना है और इन सारी चीजों में जानना है और हमको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको देख लेते हैं और यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है उसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जाति की गिनती नहीं की जाती है। इनकी चर्चा में हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में आबादी कितनी है, इस बात को लेकर एक स्पष्ट अनुमान नहीं है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2004-5 का अनुमान है। ये देखिए कि आबादी 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति भी है, एक हिस्सा और है पिछड़ी जाति का हिस्सा 2/3 और हिंदुओं की आबादी का 3/4 है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 2/3 ऐसा है जो आपका SC ST और OBC में बटा हुआ है हिंदू का, और मतलब टोटल का, और हिंदू की बात करें तो 1/3 इनमें ऐड है। तो आपको इन सब चीजों को समझना है कि किस तरह से ये जातीय समीकरण होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो जितना पढ़ा है इतने में पढ़ के मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, कुछ जानकारी तो आपको मिली गई होंगी कि किस तरह से क्या चीजें हैं। आप इसको समझ सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। इन महापुरुषों के प्रयास और आपके सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और विकास, शिक्षा के विकास, पेशा चुनौती की आज़ादी, गांव में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था में टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब कह रहे कि जो हमारे यहाँ आपकी जो गांव में जो आपकी जमींदारी व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ने लगी है, जाति व्यवस्था जो अपने पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था में की मानसिकता में टिकी थी उसमें भी आपका धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब लोग पहले से कम कट्टर है अपनी जातियों को लेकर, अपने धर्म समुदाय को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, नई नई चीजों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किस तरह से जो धार्मिक जीवन है वो आपका चल रहा है। तो हम इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों को आप लोग इसमें एक एक करके देख सकते हो और एक एक करके इसमें बात कर सकते हो कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं। क्लियर है, ताकि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से वो आपको क्लियर हो जाए और आप इनको जान पाएँ कि क्या चीज़ है और किस तरह से है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इतने में अगर जब भी आपने कुछ पढ़ा हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप लाइव जुड़कर, ठीक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर देखिएगा और पूछिएगा कि कोई अगर डाउट है तो आपका। ठीक, आगे देखिए। शहरी इलाकों में अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रख रहा था कि ट्रेन या बस आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर कौन खाना खा रहे हैं, आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी तरह की जातिगत भेदभाव को निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुई अन्याय को समाप्त करने के लिए नीति पर तय किया है। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट आया तो वह बदलाव को देखकर हैरान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि अगर उसमें जो बदलाव हुआ है वो बदलाव को देखकर हैरान हो जाएगा कि 100 साल पहले किस तरह का मतलब व्यवस्था थी, सामाजिक जटिलता थी और अब किस तरह की बातें हैं। तो वो अगर उनको देखता है तो शायद उसका हैरान होना और उसका इन सब चीज़ों को देखना बड़ा एक लाजमी होगा और एक अलग सा एक्सपीरियंस वो क्या करेगा, आपका फेस करेगा। ठीक है, और उसको देख सकता है। ठीक, तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर एक विशेष ध्यान रखना है ताकि आप इन सब चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है और कह रहे जो हमारा समय चल रहा है इसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो जाति प्रथा हम उसको विदा कर दें। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति और कबीले में शादी कर रहे हैं। इस पर संवैधानिक प्रावधान के बावजूद आज छुआछूत की प्रथा अब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों के बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही लिखाई पढ़ाई के चलन मौजूद है, जिनकी शिक्षा पर पकड़ है, आधुनिक व्यवस्था में उनका बोलबाला है और जिन जातियों को
पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके समुदाय अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हैं। कैसे हैं? स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग की अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असाधारण रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत के निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्ष बॉक्स में देखें। देखिए ये रहा शीर्ष, ऊपर वाला जो भाग है। चलिए छोड़ देते हैं इतना, इसे ध्यान देते हैं कि जाति में राजनीति में जाति कैसे होती है। देखिए ये सब वो टॉपिक हैं जो आप पॉलिटिकल हॉट टॉपिक बने रहते हैं, जिन पे लोग डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट बैठ के। आप भी अगर इस सारी चीजों को पढ़ लोगे, इन व्यवस्थाओं को समझ लोगे, तो आपको उनके तर्क और कुतर्क की शक्ति, आपको क्षमता आ जाएगी और आप उस क्षमता से उनका आप लोग जांच कर सकते हैं कि ये आदमी जो व्यक्ति बात कर रहा है ये किस आधार पर, किन तथ्यों को लेकर या क्या बात कर रहा है, इसके जो पॉइंट है, जो फैक्ट्स हैं, वो राइट है या रॉन्ग है। इस तरह की आप सारी चीजों को बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना? चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो यहां तक जितना हमने पढ़ा है, जितनी व्यवस्था को देखा है, इतनी व्यवस्था में आपको समझ आया है। तो इतनी व्यवस्था में इतनी चीजों को पढ़ने के बाद कोई डाउट, किसी प्रकार कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई चीजें हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए प्रश्न नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जाति में राजनीति में जाति कैसे होती है? सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सामाजिक समुदाय बनाना है तो उसके लिए जाति क्या होगी? इसका आधार होगी। इस चिंतन की पत्ति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभिमान सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। अब एक सोचने की पत्ती है, एक पैटर्न है, तो वो लोग क्या करते हैं? आपका सामुदायिक जो समुदाय समाज है वो उसका निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। कह रहे अगर कोई एक जाति जुड़ा एक समुदाय तो उनके हित भी कैसे होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है? दूसरी जाति के लोग से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता और कह रहे जो दूसरी जाति के जो लोग होंगे उनके हितों से कोई उनका आपका मेल नहीं होता है। जैसा कि सांप्रदायिकता के मामले में देखा गया है कि मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। कह रहे जो अजम्पशन है, जो मान्यता है, हम उनको पुष्ट नहीं कर सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू है, लेकिन एकमात्र यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है कि राजनीति में जाति के अनेक रूप ले सकती है। कह रहे जो राजनीति है वो जाति के अनेक रूप आपका ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं को जातियों के हिसाब से ध्यान रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के तरीकों की वोट मिल सके। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियां और कबीले के लोग उचित जगह दी जाए। और कह रहे जब भी आपका पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट देती है तो जाति और कबीले के हिसाब से क्या करती है? लोगों को चुनकर भेजती है। तो वो क्या कर रहे हैं? जाति के आधार पर अपनी राजनीति को सेट कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस राजनीति के व्यक्ति को टिकट देंगे तो इस कास्ट के व्यक्ति का टोटल वोट कहाँ मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा और ये हमारी सीट निकल जाएगी और इस तरह से हम लोग यहाँ से विजय बन जाएंगे। तो उनका एक गणितज्ञ जो फार्मूला है वो यहाँ लागू होता है कि इस तरह से हम लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमका सकते हैं, धमका सकते हैं। इस तरह से वो इन सभी चीजों को आपका स्पष्ट करके एक एक करके इन सारी चीजों को देखते हैं और इन सब चीजों पर क्या करते हैं? अपनी बात करते हैं और इसको देखते हैं। आइए आगे बात करते हैं। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उस्काते हैं। क्यों क्या करते हैं? कि वो उन्हें कुछ लाभ मिले तो क्या करते हैं? जातिगत जो भी आपकी टिप्पणी होती है उनको करते हैं और उनको उस्काते हैं। कुछ दलों को जातियों की मददगार और प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं कि हम क्या करते हैं? हम पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अनुसूचित जातियों करते हैं। इस तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति को वोट देने की व्यवस्था ने राजनीति के दलों को विवश कर दिया है कि वे राजनीति के समर्थन पाने और लोगों को गोलाबंदी करने के लिए एक्टिव हों। यानी कि वो क्या कर सकें? लोग एक व्यक्ति का एक ही वोट है
तो वो क्या करें, सब लोगों को इसके दायरे में लाएं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जाति का खेल है, कुछ और नहीं। चुनाव क्या है बच्चों? जातियों का खेल है और कुछ नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर विचार कीजिए, आपका गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। कह रहे हम ये बात सच नहीं मान सकते, क्योंकि आप जहां भी देखेंगे ऐसा नहीं है कि वहां केवल एक ही कास्ट आपकी बिलोंग करती हो। इस तरह हर पार्टी, हर उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय के ज्यादा का लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है, यानी एक से ज्यादा लोगों की जाति है उनका भरोसा। कोई पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोगों की किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। अगर हमने कह दिया उनका वोट बैंक है, तो हम कहेंगे सिंबल की जाति के लोग ज्यादातर इसे वोट देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोग उसको वोट दें। अगर किसी चुनाव क्षेत्र एक जाति के लोगों की प्रभुत्वता मान रहा है, तो अनेक पार्टी को उसकी जाति और उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं उसके सामने जाति का एक उम्मीदवार होते हैं, जो आप किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का उम्मीदवार नहीं होता। कह रहे जरूरी नहीं कि उनकी जाति का उम्मीदवार उनके सामने खड़ा हो। हमारे देश में रूढ़ी दल वर्तमान में सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है अगर जातियों और समुदाय की राजनीति पसंद एक ही होती, तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जातियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कह रहे जो आपका चुनाव है उनमें जाति होती है, उनकी राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इसमें असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उसे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों भी रखते हैं। एक जाति या समुदाय के विभिन्न के भीतर क्या होता है, अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं, यानी कि हर कास्ट में, हर जाति, हर वर्ग में, हर समुदाय में अमीर और गरीब व्यक्ति होता है। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव का अक्सर आपका निर्णय करती है कि कैसे लोगों का चुनाव है, कैसे लोगों की चीजें हैं। इसी चीज से आपका निर्णय होता है। इन चीजों पर सारा डिक्लेरेशन सामने आता है। अब बात कर रहे हैं कि जाति के अंदर राजनीति। पहले राजनीति के अंदर जाति थी, अब जाति के अंदर राजनीति बात हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आपका टॉपिक है, तभी मैं इतनी शिद्दत के साथ आपको चीजों को समझा रहा हूं, ताकि आप इस टॉपिक को समझे कि हमारे यहाँ किस तरह से जाति और राजनीतिक आधार पर चुनाव होते हैं और उनको कैसे तोड़ा मोड़ा जाता है, और कैसे हम लोगों को अखबार में सुनने के लिए मिलता है कि कास्ट फैक्टर यहाँ आपका काम करेगा, ये उनका बहुमूल्य क्षेत्र है। तो ये चीजें सारी यहां से ही निकल कर आई हैं। देखिए, जाति के अंदर राजनीति, अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की भी भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों की राजनीति पर अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती हैं। इस तरह से सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि राजनीति आपकी जातिग्रस्त होगी, बल्कि जाति भी आपका राजनीतिग्रस्त, यानी कि उसमें फंस जाती है। यह चीज अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। ध्यान दीजिए, यही रगड़ा है बस सबसे इंपॉर्टेंट। और कास्ट का समझती है मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जाति होती है, जाति में बोलते हैं ये तो छोटी जाति का है, जैसे चुनाव आता है तो उनको साथ रखते, नहीं अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो इस तरह की बातें करते हैं। आपने सुना होगा। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादातर राजनीतिक ताकत अपनाने के लिए दूसरी जातीय समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह से उनके बीच संवाद यानी कि बातचीत और मोल तोल होता है। ठीक,
राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी होती है, जैसे अखाड़ा और आपका पिछड़ाव होता है कि कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, इस तरह की बातें होती हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कोई तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं कि दुनिया भर की राजनीतिक पार्टी को वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदाय को गोलाबंद करने का प्रयास होता है। कुछ खास स्थिति में राजनीति में जातिगत विभिन्नताओं में असमानता वंचित है और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने की और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी रखने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोग सत्ता तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं, इससे बेहतर ढंग से प्रभावित होते हैं। अनेक पार्टियां और राजनीतिक संगठन खासकर जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनकी जमीन जायदाद अवसर उपलब्ध कराने को लेकर आंदोलन करते हैं। इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि धर्म के मामले स्पष्ट होते हैं, और सिर्फ जातिगत पहचान आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। अक्सर गरीबी, भ्रष्टाचार, ध्यान दीजिए, गरीबी, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकताती है। देखिए, असल में कोई पार्टी काम नहीं करती, वो ध्यान भटकताती है लोगों का कि हम गरीबी निपटाएंगे और आपका विकास करेंगे, भ्रष्टाचार निपटाएंगे, और वो क्या नहीं कर सकते, वो सीधा आपका जातिगत राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, उनके लिए शुभ नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को बढ़ावा देती है। क्या करते हैं, जातिवाद क्या करती है, हिंसाओं को, इस तरह की चीजों को आपका बढ़ावा देती है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और हमने इसको बहुत अच्छे से, इस टॉपिक को हमने पढ़ा कि आपका इस टॉपिक में जितने भी सारे हॉट पॉइंट है, जो भी आपकी चीजें थी, जाति, धर्म, लैंगिक समानता, जाति में राजनीति, राजनीति में जाति, इन सभी को हमने इस लेक्चर में देखा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। तो बच्चों, एक बार घर से पढ़ के आइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।